सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं गणित विषय की आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, यहां पे मैं आपके लिए डेली 20 क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं विभिन्न टेट परीक्षाओं में, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं। इसी तरीके के प्रश्न जब भी आप टेट परीक्षा दोगे, सुपर टेट परीक्षा दोगे, आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपको ये सीरीज पसंद भी आ रही है तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा पाएं। रोज शाम 7 बजे 8 बजे हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आते हैं चैनल पे, आपको पता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, लास्ट में इकाई के स्थान पे a लिखा हुआ है, ठीक है, संख्या ना लिख के वेरिएबल a लिखा हुआ है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पे सबसे बड़ा अंक होगा। अब बोल रहा है कि इकाई के स्थान पे जो a लिखा हुआ है उसके जगह पे कौन सा बड़ा अंक आ सकता है अगर यह संख्या 6 से कट रही हो। अगर यह जो संख्या है 6, 5, 3, 2, 9, 1, 5 और a, इकाई के स्थान पे देखिए a आ रहा है। अब 6 से अगर यह संख्या पूर्णतः कट रही है, बोला गया कि 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है 2 और 3 से विभाज्य होना, दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना होगा, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना होगा। अब 2 से कटने के लिए इस संख्या के इकाई के स्थान पे जो a आ रहा है, उस इकाई के स्थान पे a की जो वैल्यू हो सकती है, अगर यह 2 से कटना चाह रहा है तो 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 और 8, ठीक है। कोई भी संख्या जब 2 से कटती है तो उसके अंत में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या आनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए, 3 से विभाज्य होने के लिए जो संख्याओं का योग होना चाहिए, यानी कि 6 धन 2 धन 5 धन 3 धन 2 धन 9 धन 1 धन 5 और धन a, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वह 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 6 धन 2, ये हो जाएगा 8, 8 5 13, 3 16, 2 18 और 9 27 और 1 28 और 5 33, यानी इसका जो मान आ रहा है वह 33 धन a आ रहा है। अब ये जो 33 धन a है वह 3 से कटना चाहिए। अब 33 देखिए 3 से कटता है और a जो होना चाहिए, 33 जब 3 से कटता है तो उसमें प्लस हो रहा है a, ठीक है। तो a जब 3 का गुणांक होगा तभी इसमें जुड़ करके जो संख्या बनाएगा वह 3 से कटने वाली संख्या होगी, यानी कि a का मान कितना हो सकता है, a का मान 3, 6, 9 ये हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे a का मान 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है और यहाँ पे जो a का मान है वह 0, 3, 6, 9 हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी है कि a का मान 0 दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। अगर a का मान 0 है तो वह 2 से भी संख्या कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। और इसके अलावा 6 रहेगा मान तो 2 और 3 से कटेगा। बाकी और कोई ऐसा मान नहीं है, a का ऐसा कोई मान नहीं है, a का केवल 2 मान हो सकता है, 0 और 6, ठीक है। 0 रहेगा तब भी 2 और 3 से कटेगा दोनों से, और 6 रहेगा तब भी दोनों से कटेगा। बाकी अगर हम 2 मान ले लेंगे तो वह 3 से नहीं कटेगा, अगर a का मान 2 ले लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 6 से संख्या नहीं कटेगी। जबकि कह रहा है कि 6 से संख्या कट रही है, तो 6 से कटेगी जब इसका मान 0 और 6 होगा, a का मान 0 या 6 होगा। तो यहाँ पे बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा अंक लेने को कहा है तो क्या हो जाएगा, मान 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, दो संख्याओं का मासा 11, लासा 693, यदि एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या होगी। अब यहाँ पे मासा लासा में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो पहली संख्या होती है, पहली जो संख्या होती है उसमें अगर हम लोग दूसरी, मतलब दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर दें
तो इन दोनों संख्याओं का जो लासा और मासा होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या 77 दी गई है और गुणे दूसरी जो संख्या है ये हमको निकालना है। और लासा देखिए कितना दिया गया है, लासा दिया गया है 693 और मासा दिया गया है 11। तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 77 उधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। और ये 77 जो है 11 से काट दीजिए तो 7 बार में कट जाएगा और 7 को काटिए आप 7 से एक बार में और 693 को तो 7 9 63 और फिर 7 9 63। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 99, दूसरी संख्या का मान 99। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है 4 - 1/7 बराबर क्वेश्चन। तो 4 में से 1/7 घट रहा है तो इसको कितना लिख सकते हैं, हर समान कर दीजिए। तो 4 के बटे में पहले 1 था, किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो अब देखिए 4 के बटे 7 आ गया तो 4 में गुणा हो जाएगा 7 से और -1 तो ये हो जाएगा 28 - 1/7 यानी कि ये कितना हो जाएगा 27/7 और 27/7 को कितना लिख सकते हैं 7 त्रिक 21 3 और धन 6 27 होता है तो 6/7 3 सही 6/7। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 है यदि x के x% का मान 36 हो तो x है। अब कह रहा है कि x के x% का मान ये है बराबर 36 के। तो x का x%, तो x का x% यानी कि x गुणे x गुणे प्रतिशत की जगह पे 1/100 ये बराबर कितना दिया है 36 के दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा x में हो जाएगा x² और 100 बटे में है उधर गुणा कर देंगे हो जाएगा 3600 और x बराबर हो जाएगा √60 का स्क्वायर या फिर 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यहाँ से x का मान जो आ जाएगा 60। ऑप्शन सी जो हो जाएगा। अगर 60 का 60% आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। अब त्रिभुज के कोणों में जो अनुपात है वह 2:3:4 का है। तो माना त्रिभुज के कोण, माना त्रिभुज के कोण क्या है जिस अनुपात में दिया रहता है उसी अनुपात में हम लोग मान लेते हैं 2x 3x और 4x हैं। ठीक, अब आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो उनके सभी तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश और x बराबर कितना हो जाएगा 20 अंश, यानी कोणों का मान कितना आ जाएगा 40 अंश 60 अंश और 80 अंश। 40 अंश 60 अंश और 80 अंश ऑप्शन सी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। अब देखिए बोल रहा है कि 240 लीटर और 128 मिलीलीटर को 16 जारों में पूरा पूरा भर जा रहे हैं, सभी 16 जार जो हैं वह भर जा रहे हैं और ये 16 जार जो हैं वह एक ही साइज के हैं। ठीक, मतलब सभी में समान दूध आएगा, में पूर्णतः भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा। अब तो 16 जारों में आपको बता दिया गया कि 240 लीटर और 128 ml जो है वह आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें 240 लीटर और 128 ml को अगर लिखना चाहें तो 240 लीटर को मिलीलीटर में बनाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,40,000 लीटर क्योंकि 1000 से गुणा होगा और 128 ml और जोड़ देंगे तो ये टोटल ml में हो गया। ठीक है, 2,40,128 ml।
अब एक जार में कितना आएगा, एक जार में तो ये आएगा 2,40,128 ml, 16 जारों में आ रहा है तो 16 से भाग कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद पूछ रहा है कि ये हो गया एक जार में कितना आएगा। अब 22 जार में कितना आएगा, 22 जारों में तो ये आ जाएगा 2,40,128 बटे 16 गुणे 22। 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 और 8 से काटिए तो ये देखिए 8 त्रिक 24 और 0, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 12 में जाएगा भाग तो ये हो जाएगा एक बार और बचा कितना है 4 तो 6 बार। 30,016 गुणे 11। अब कितना आ रहा है 30,016 गुणे 11। अब 11 से गुणा कर दीजिए तो 11 छक 66 के 6 और 11 के नम 11 और 6 17 हासिल लगा 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 11 तिया 33 तो ये कितना हो जाएगा 3,30,176। 3,30,176 यानी कि 330 लीटर और 176 ml, जो कि यहाँ ऑप्शन डी में दिया है। देखिए 330 लीटर और 176 ml, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप हमको दिया गया है, वर्ग का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है। यानी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा और वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 4 तो ये कितना आ जाएगा 6। वर्ग की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बोल रहा है देखिए किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो देखिए आयत का परिमाप जो है वह बराबर है वर्ग के परिमाप के। यानी कि आयत का परिमाप 24 है और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है 8 और चौड़ाई पता नहीं है, ये बराबर हो जाएगा 24 के और यहाँ से गुणा होगा तो हो जाएगा 16 धन 2b बराबर 24 और 2b बराबर हो जाएगा 8 के, b बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, तो चौड़ाई जो आ गई वह कितनी आ गई 4। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है जो कि L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जो है वह 8 है और चौड़ाई जो है वह 4 है, तो 8 चौक 32, ऑप्शन बी जो हो जाएगा 32 वर्ग सेमी, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप 8 गुणे 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई सेमी में किसके अधिक समीप होगी। अब देखिए इस तरीके से आप समझिए 8 बाई 8 तली का एक इस तरीके से, ये क्या है, ये इस तरीके से एक डिब्बा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए यह एक डिब्बा है जिसकी जो तली है वह 8 बाई 8 की है, मतलब 8 लंबाई 8 चौड़ाई है। अब डिब्बे में 1 लीटर जूस का डिब्बा है, यह जो है 1 लीटर दूध का डिब्बा है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वह 1 लीटर है, या 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी घन है जिसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर है तो उसका जो आयतन होता है वह 1 लीटर का होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आयतन हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 2 भुजाएं दी गई हैं, एक जो लंबाई चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई हमसे h, गहराई जो है वह पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आयतन बराबर 8 गुणे 8 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना, आयतन पहले से दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और h बराबर हो जाएगा 1000 बटे 8 गुणे 8। 8 से 1000 को काटिए तो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16 और बचेगा 4 और 0 40, 8 पच्चे 40, तो 125 बटे 8, 125 बटे 8, फिर 8 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 8 कन्नम 8 और 8 पच्चे 40, बचा है 5,
दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 50, 6 और 2 बचेगा तो 2 बार, और उसके बाद 4 बचेगा तो 5 बार, तो 15.62 सेंटीमीटर यही आएगा गहराई, जो कि सबसे नजदीक है 16 के। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे 16, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए किस तरीके से इसको निकालना है। सबसे पहले आप फिगर को समझिए। सबसे पहले आप एक आयताकार मैदान लीजिए जिसकी जो लंबाई ये है ये 60 मीटर की है, ठीक, और ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है ये 40 मीटर की है, ठीक। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके चारों ओर बाहरी तरफ, देखिए बाहरी तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए। 5 मीटर चौड़ाई आप ले लीजिए, ये 5 मीटर चौड़ाई जो है इसमें घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हर तरफ 5 मीटर जो है वह चौड़ाई में घास लगाई जानी है, तो हर तरफ 5 मीटर आप ले लीजिए जहाँ पे घास लगनी, ठीक। ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। हर जगह जो है ये घास की चौड़ाई कितनी है, ये घास की चौड़ाई है हर जगह 5 मीटर की, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये जो घास लगाया गया है इसी का क्षेत्रफल, ये जितना आपको अब रंगीन पार्ट दिख रहा है यही जो इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब एक बड़ा आयत आपको दिख रहा होगा ए बी सी और डी, तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें और जो छोटा वाला आयत बीच में आपको दिख रहा है इसका अगर क्षेत्रफल घटा दें तो हमको इस बड़े ये घास वाले एरिया का जो है वह क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब देखिए ये जो बड़ा वाला आयत है इसकी भुजाएं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60 मीटर अंदर वाले की थी और 5 मीटर इधर बढ़ा है, 5 मीटर इधर बढ़ा है, यानी कि 10 मीटर बढ़ा है, तो ये कितना हो गया 70 मीटर। और इसी तरीके से ये जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये अंदर वाली जो भुजा है वह 40 मीटर की है, ठीक। ये अब 5 मीटर इधर बढ़ा है, 5 मीटर इधर बढ़ा है, यानी कि 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 50 मीटर का, ठीक। तो बड़े A1 आयत का क्षेत्रफल अगर आप निकालें तो हो जाएगा 70 गुणे 50 यानी कि 3500 मीटर स्क्वायर। और A2 छोटे वाले का अगर निकालते हैं, छोटे वाले आयत का, तो छोटे वाले आयत की जो लंबाई है वह 60 और चौड़ाई जो है वह 40, तो ये हो जाएगा कितना 2400 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वाले में से A1 माइनस A2 कर लेंगे तो 3500 में से 2400 घट जाएगा और बचेगा कितना 1100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1100 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रिया कलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब किसी भी कक्षा में गणित से संबंधित जो इंटरटेनिंग एक्टिविटीज होती हैं, मनोरंजनात्मक क्रिया होती है, क्रियाकलाप होती हैं, और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं वह क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ये ऑप्शन में आपको बताना है। वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, या ऑप्शन बी है वे विद्यार्थियों के उनकी गणित कक्षा में एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, या वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, वह प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं, इसीलिए इस तरीके के क्रियाकलाप जो हैं वह कक्षा में कराए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण
हो सकता है। आपको पता है जैसे कि 0.50 लिखिए आप, या फिर 0.5 केवल लिखिए, या 0.00 कुछ ऐसे भी लिख दीजिए, तो ये आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी जो है वह इसकी तुलना में गलती कर रहा है। वह विद्यार्थी जो है वह 0.5 को छोटा बता रहा है और 0.50 को बड़ा बता रहा है। तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, या ऑप्शन बी, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, सवालों कर लीजिएगा, सवालों के अभ्यास का अभाव, या ऑप्शन सी, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, या शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है शिक्षार्थियों का क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। देखिए दशमलव, क्रमिक दशमलव में शून्य के सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना जो होती है, इसी के कारण यह त्रुटि होती है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। अब इस चित्र में कितने आयत हैं, उपर्युक्त प्रश्न जांच कर रहा है। यह प्रश्न किस चीज की जांच कर रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की, या शिक्षार्थी की सृजनता की, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, बस आयत खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं बनाना है, किसी चीज से नया नहीं बनाना है, ठीक है। तो ना ही किसी ज्ञान की जांच की जा रही, पूर्व ज्ञान की, ठीक है, जांच की जा रही है। तो यहाँ पे ना पहला ऑप्शन होगा, ना दूसरा, ना तीसरा, दूसरा होगा, बल्कि शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की। तो शिक्षार्थी के समझ की बस यहाँ पे जांच की जा रही। कितने आयत शिक्षार्थी, एक बड़ा आयत आपको दिख रहा होगा, एक छोटा आयत, इस तरीके से 3 आयत ये दिख रहे हैं, 3 आयत यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आयत यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन ए, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, या ऑप्शन बी, वर्ग पहेली, या ऑप्शन सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, या ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तरी। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ, विभिन्न आंकड़ों का देखना है कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। तो ये सबसे अच्छा होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना बच्चे से कराना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14 है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो कक्षा 2 के विद्यार्थियों को सरल आकृतियां जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ये सारी चीजें उनके लंबे और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उचित जो उपकरण होता है वह इस तरीके से जियो बोर्ड आता है, ठीक है। जियो बोर्ड आता है, वह सबसे उचित उपकरण होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा जियो बोर्ड। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, या संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं। छोटे बच्चों में ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो देखिए 3 चीजें हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो छोटे बच्चों को हम लोग जब भी एग्जाम्पल देते हैं तो कोई भी जीवन से जुड़ा हुआ, वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले आएगा ठोस वस्तुएं, ठीक। उसके बाद चित्र के माध्यम से हम बच्चे को दिखाएंगे, ठीक है, चित्र के माध्यम से। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा संकेत। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख
किस क्षमता का विकास करना है। दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, तो ये होता है गणित के विचार को सुव्यवस्थित करना, संचित करना और स्पष्ट करना। ठीक है, तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख, कम्युनिकेशन, मतलब जो चीजें बताई जा रही हैं उसका उल्लेख करना, किस क्षमता का विकास करना होता है, किस क्षमता का विकास करना होता है। बच्चे को आप खड़ा कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो सारी चीजें या एक्सप्लेन करने को कह रहे हो, तो ये गणितीय जो विचार हैं बच्चे के अंदर उसको सुव्यवस्थित करना, उसके दिमाग में संचित करना और स्पष्ट करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। माप की अवधारणा मतलब लंबाई जैसे मापते हैं, ठीक है, तो इसकी अवधारणा जो है उसको बच्चे में विकसित करना है। तो किस क्रम में विकसित होगा यह आपको बताना। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानक इकाइयां ही नहीं हम सिखा देंगे। ऑप्शन बी देखिए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी देखिए, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं, मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा शिक्षार्थी सरल अवलोकन के द्वारा केवल देखने से वस्तुओं को सत्यापित करेंगे कि हाँ कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। ठीक, तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मानक इकाइयों के पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब आप ये समझिए कि इंसानों ने जब इकाइयों का प्रयोग नहीं किया था, जब मीटर सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करते थे, तब भी मापने का तो इस्तेमाल होता ही था, तब जो अमानक इकाइयां थी उनका प्रयोग होता था। तो इस तरीके से बच्चा दूसरे स्टेप में क्या सीखेगा, अमानक इकाइयां, और उसके बाद आएंगी मानक इकाइयां। शिक्षार्थी लंबाई को मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा और लास्ट में इनके बीच संबंध को समझेगा, मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझेगा, मतलब कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीजें बच्चा समझेगा। ठीक है, और इसी तरीके से 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये सारी चीजें। तो लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में आएगा डी। तो CBAD ये किसमें दिया गया है, CBAD ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यहाँ पे एक ग्रिड खींचा गया है और यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया है। स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता और गणितीय खेल, गिनतारा बेकस पर संख्याओं की स्थिति। तो यहाँ पे स्थानीय मान की अवधारणा जो है यह सही हो जाएगा, यह निरूपित करता है स्थानीय मान की अवधारणा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सभी स्थानीय मान लिखे भी गए हैं, वही चीज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसकी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब बोल रहा है कोई एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो किसी एक वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी एक वर्ग के एक भुजा पर, ठीक है, एक भुजा पे मान लेते हैं, दूसरा जो हो जाएगा ये एक वर्ग बन जाएगा। ठीक, फिर से एक बोल रहा है कि एक वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो एक भुजा पे बनेगा तो यानी कि उसकी भी एक भुजा ए होगी तो बाकी भुजाएं भी ए होंगी, यानी कि इस भुजा का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अब इसी वर्ग के, पहले वर्ग के
विकर्ण से बने हुए वर्ग का। अब इस विकर्ण से बनाइए वर्ग, इस विकर्ण से अगर हम लोग बनाएंगे वर्ग तो इस तरीके से कुछ एक वर्ग बन जाएगा। और इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप, a√2 इसकी विकर्ण की लंबाई होगी, यानी कि बाकी जो भुजाएं होंगी इसके विकर्ण से जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, उसका जो a का मान होगा उसकी जो भुजा होगी वह होगी a√2, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, भुजा का वर्ग, यानी कि a√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2a²। तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, अगर इसको वर्ग को, इस वर्ग को a1 माने और इसको अगर a2 मानते हैं तो a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/2a², यानी कि 1/2, यानी कि अनुपात कितना आएगा, 1:2 का अनुपात आएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे 1:2, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची है, इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, टंकी का कितना भाग खाली है। ठीक है, इस तरीके से एक टंकी है, आप समझिए इसकी जो गहराई दी गई है वह 9 मीटर की दी गई है। ठीक है, ये तली है, तली आप समझ लीजिएगा इस तरीके से कुछ है। ठीक है, और तली में देखिए, तली में ये जो इसकी लंबाई है वह 11 मीटर की है और जो चौड़ाई है जो इधर होगी अंदर साइड वह 10 मीटर की है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। हमें मेनली काम क्या है, जो 9 मीटर ऊंची है, ये 9 मीटर ऊंची है या 9 मीटर गहरी कहिए या 9 मीटर ऊंची कहिए। अब यह जो है वह 6 मीटर तक भरी हुई है, यह जो टंकी है यह 6 मीटर तक भरी हुई है, 6 मीटर तक भरी हुई है। तो पूछ रहा है खाली कितनी है, टंकी का कितना भाग खाली है। तो ये ऊपर 3 मीटर खाली है, तो कितना भाग खाली है, पूरी टंकी होती है 1 और इसका जो भाग खाली है वह हमको बताना है। इसका जो भाग खाली है सीधे सीधे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 9 भाग में से 3 भाग खाली है, यानी कि 3/9 भाग इसका खाली है। टोटल 9 है तो 9 से भाग दे दीजिए और जो 3 खाली है उसमें, तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 जो है यह इसका भाग खाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1/3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न जो है वह समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से और सभी प्रश्नों को आपने सही किया होगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने खास मित्रों में आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में और सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास से लाभ उठा पाएं, अपने तैयारी को, प्रैक्टिस को बेहतर कर पाएं। और यह क्लास आपको कैसी लगी, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके बाद अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं वह आपको मिल पाए। बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, प्रैक्टिस कराया जाता है। सभी क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को पढ़िए या चैनल पे विजिट करके आप सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी तक इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।